हेलो बच्चों, मेरा नाम संगीता यादव है और मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। मैं साइंस वन पढ़ाती हूँ और आज मैं आपको साइंस वन का 11वां पाठ प्रकाश का परावर्तन, इसका जो आखिरी भाग है वो लेने वाली हूँ। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उत्तल दर्पण का जो एक भाग होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उभार होता है उसमें, और जो अंदर गया होता है वो अम, उसको कवर किया होता है या फिर वहां से परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन के लिए जो सतह मुक्त होती है वो उभरी हुई होती है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो ये जो सतह होगी, ये उभार है उत्तल दर्पण का, और ये जो सतह है ये यहाँ से परावर्तन नहीं होता है। और इस तरह का जो दर्पण होता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है। इसके बाद अगर आप देखना चाहें, अगर आपने कभी नहीं देखा उत्तल होता है, उत्तल दर्पण क्या है बच्चों, तो घर में कोई भी एक नया, ठीक है, तो नया चम्मच जिस हिस्से में हम खाना खाते हैं वो जो हिस्सा को हम कहते हैं अवतल। ठीक है, और जो पीछे का हिस्सा होता है जिसमें उभार होता है, अगर आप पीछे की साइड से देखो और आपको आपका चेहरा दिखाई देगा तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो ये जो है पहला जो चित्र आप देख रहे हो जहाँ वो अवतल दर्पण लिखा हुआ है, वो चम्मच का आगे का हिस्सा है। उसमें अगर आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करो तो आपको उल्टा दिखाई देगा थोड़ा सा। ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आपको सीधा दिखाई देगा, यानी कि चम्मच की का पिछला हिस्सा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होगा या अवतल दर्पण क्या होगा। जो आपने अपने दैनिक जीवन में दर्पण देखा है लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा, तो अवतल दर्पण कहाँ होता है पता है? अगर कभी आप बाल कटाने जाओ केश कर्तनालय में, तो वहां पे जो एक बड़ा सा दर्पण लगा होता है ना जिसमें आप देखते हो, ठीक है, और आपको आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है, या फिर जो नाई होता है उसको आपके बाल क्लियर दिखाई देते हैं, तो वहां पे जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, जो बाइक होती है या फिर जो कार के दोनों साइड मिरर लगे होते हैं, देखा है, जिसमें वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख सकता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन उसको ओवरटेक करेगा, या कोई ऐसी गाड़ी है जो उसको धक्का मार सकती है। जिस दर्पण में वो लोग देखते हैं ना, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उसके बाद अभी है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बच्चों ये एक एकदम आसान तरीका है, एक सिंपल सा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। तो एक बहुत सिंपल सा एक आदमी को खड़ा किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। एक सिंपल सा ध्यान में रखना, हम पढ़ रहे हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो पहले ये एक्सप्लेन करने के पहले कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दर्पण जो है हमारा वो उत्तल है। ठीक है, जो उभरी हुई सतह है वो फ्री है, मुक्त है, जहां से परावर्तन हो सकता है। और ये जो आदमी दिख रहा है ना मुस्कुराते हुए चेहरे वाला इतना बड़ा सा, उसका प्रतिबिंब देखो दर्पण के पीछे बना है छोटा सा। ठीक है, तो जो हमारा दिमाग होता है ना बच्चों, उसका जो बोलते हैं ना मेगापिक्सल पावर है फोटो लेने का, वो सबसे ज्यादा होता है। पता है, कोई भी कैमरा हमारे दिमाग के कैमरे को बीट नहीं कर सकता है। तो एक फोटो अगर आप इसकी खींच कर रख लो ना अपने दिमाग में, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये बड़ा सा आदमी खड़ा है मुख्य अक्ष के ऊपर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और उसका फोटो बना है दर्पण के पीछे छोटू सा। ठीक है, तो इससे क्या सीखा हमने? इससे हमने ये सीखा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दिख रहा है ना आपको फोटो में? फोटो खींचना इसकी अपने आंखों से, सबसे बेस्ट हाईएस्ट मेगापिक्सल वाला कैमरा है आपके पास, आपकी आंखें, आपका दिमाग। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे आप कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बना है? देखो, दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण के पीछे, और सीधा है। कभी कभी प्रतिबिंब उल्टा भी मिलता है। हाँ, तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो कंफ्यूज नहीं होने का। ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब मिलता है वो सीधा मिलता है, और देखो वस्तु से छोटा मिला है। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो आदमी है वो एक वस्तु है, तो जो उसका प्रतिबिंब बना है पीछे वो उससे छोटा है। यानी कि आपने कितनी चीजें सीखी? उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आपके बुक में जो किरणाकृति दी हुई है ना, वहां पे उन्होंने एक लाइन मारी है, तो बच्चों को जल्दी वो याद नहीं रहती है कि ऐसा कैसे है। तो ये एक आसान सा तरीका है उसको ध्यान में रखने का। ठीक है, इसके बाद जो है वो है कि ये आपके पुस्तक में जैसा दिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए। उत्तल दर्पण से परावर्तित हुई किरण एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं मिलती, बस दर्पण के पीछे से एकत्र आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए यह प्रतिबिंब आभासी होता है। बच्चों देखो, अब इसका क्या मतलब है? जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? ठीक है, तो कैसा है कि ये हमारी वस्तु है, दिख रहा है आपको, ए भी हमारी वस्तु है। ए बी से देखा, ये जो आपको पढ़ाया रहेगा पहले आपको कि ये जो लाइन है बीसी वाली, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, बराबर, ये आपका है मुख्य अक्ष। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष है, तो अगर ये वस्तु है तो मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वहीं से जब ये दर्पण से टकराएगी तो ठीक है इस तरह से लौट जाएगी। दिख रहा है आपको यहाँ पे इसकी आकृति बनाई हुई है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसकी आकृति बनाएंगे ना तो ये परावर्तित हो गई है, तो प्रतिबिंब कैसे मिलेगा? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए अगर उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं इस तरह से, तो वो मुख्य अक्ष पे, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिंदु सी पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। दूसरा, एक और किरण बना के अगर हम उसको वापस से परावर्तित कर दें और फिर यहाँ पे बेंड करें, तो वो आपको बिंदु एफ पर मिलती हुई दिखाई देंगे, और दोनों किरणें जो प्रतिबिंब बनाती हैं वो वस्तु का छोटा ए बी प्रतिबिंब बनाती हैं। किरणाकृति आपके पुस्तक में दी हुई है, बहुत क्लियर नहीं दिखाई, थोड़ा, अगर आपको ठीक से समझना है कि आपके बुक में कैसी किरणाकृति, तो हम लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, अगर ये मुख्य अक्ष से किरण निकल रही है तो जो किरण ऐसे जाएगी दर्पण की, जो किरण इस तरह से जाएगी, यहाँ से जाएगी जो किरण, वो वस्तु से टकराकर वापस उसी रास्ते से चली जाती है। ये नियम है परावर्तन का, आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर आपको दिखाई दे रही है, जो किरण इस तरह से जा रही है यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये दोनों किरणें समांतर है एक दूसरे के, तो दर्पण से टकराने के बाद उसका जो विचलन होगा वो उसी तरफ हो जाएगा। तो जब इन दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को, ये जो आदमी है उसके सर के पास प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहूँ तो वो एक वैसा ही प्रतिबिंब बन जाएगा जो कि यहाँ पे बहुत क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब है आपके पास कि प्रकाश का अपसरण क्या होता है और प्रकाश का अभिसरण क्या होता है। तो बच्चों ये समझने के लिए आपको ना देखो, एक माचिस की जो तीली होती है वो लीजिए और उसका वो लाल वाला हिस्सा लीजिए जहाँ पे वो माचिस की तीली का मसाला लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जो पहला वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें जो लाल वाला भाग है, जो मसाले वाले भाग है माचिस की तीली का, वो फैला हुआ है, आपको उसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपसरण। ये दिख रहा है जहाँ पे लाल वाला भाग जो है वो फैला हुआ है, तो ये है प्रकाश का अपसरण। और दूसरा वाला डायग्राम देखो जो जस्ट उसके बाजू में दिया हुआ है, जहाँ पे जो मसाले का लाल वाला भाग है वो पूरा एक जगह पे ही मिल गया है, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का अभिसरण। तो अभिसरण का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का एक जगह पे एकत्रित होना, और अपसरण का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का एक दूसरे से दूर जाना, फिर फैलना। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अक्ष के समान आने वाली अवतल दर्पण से परावर्तन के उपरांत एक बिंदु पर अभिसरित होती है। ठीक है,
अब देखो ये अवतल दर्पण है। क्यों ये अवतल दर्पण है? क्योंकि इसका जो उभरा हुआ भाग है वहां से परावर्तन नहीं हो रहा है। परावर्तन कौन सी सतह से हो रहा है? जो अंदर की तरफ गई हुई सतह है ना, वहां से उसका परावर्तन हो रहा है। तो ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? प्रकाश की किरणें हैं जो एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, अवतल दर्पण पे जाती हैं और वहां से टकरा करके वापस आ रही हैं। दिख रहा है आपको? टकरा करके जो रेड लाइंस है वो टकरा करके वापस आ रही है, यानी कि दिखाया है कि वहां पर गई, दर्पण पे गई और दर्पण से टकराने के बाद वो किरणें बिंदु एफ पर एकत्रित हुई हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है एफ और पी यानी मुख्य ध्रुव और जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं उसके बीच के अंतर को हम कहते हैं नाभ्यांतर। यानी कि ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच का जो अंतर है वो नाभ्यांतर कहलाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की दर्पण से दूरी के अनुसार मूल वस्तु से बड़ा या छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, पता है पहचानना कैसे है कि अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण की एक पहचान भी है कि जब उस दर्पण के हम पास में होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा और सीधा दिखाई देता है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना दर्पण से, हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी हो जाएगा या छोटा भी हो जाएगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है उसके हिसाब से अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को बच्चों हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले परावर्तित होने के उपरांत अपसरित होती हैं। ठीक है, अपसरित होने का मतलब क्या है? फैलती हैं। देखो अगर मैंने जैसे बताया आपको कि ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइंस दिखाई दे रही है ये क्या है? ये प्रकाश की किरणें हैं। तो सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो सभी प्रकाश की किरणें हैं वो नीले रंग से दिखाई गई हैं और दर्पण के पश्चात, और ये उत्तल दर्पण है। हाँ, ध्यान रखना, हमने पहला जो केस डिस्कस किया वो अवतल दर्पण का था और ये जो है ये है उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में आपको पता है कि परावर्तन कहाँ से होता है? उभरी हुई सतह से होता है। तो जो नीली लाइंस है वो सारी आई दर्पण के ऊपर और परावर्तन होने के बाद वो सब लाल किरणों के द्वारा फैल गई हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कह इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी मतलब फैलाना, प्रसरित होना। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परिवर्तित होने के उपरांत अपसरित होती हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के मूल आकार से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और जैसा कि आपको बताया मैंने, वो आदमी हंसता हुआ चेहरा, उसका छोटा सा प्रतिबिंब याद आया आपको? तो उत्तल दर्पण क्या देता है? जो वस्तु का एक्चुअल इमेज होती है उससे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वस्तु का। ठीक है, उत्तल दर्पण के केस में। अब है कि आपने देखा रहेगा बहुत सारा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए या ब्यूटी पार्लर में जो दर्पण लगे होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसको एक्चुअली थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है सब कुछ। कभी आपने देखा रहेगा, आप ज्वेलर्स के यहाँ गए हो और आपको नाक में या कान में कुछ पहनना है और उस आईने को अपने चेहरे के सामने लेके जाओ तो आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है थोड़ा सा। ठीक है, नहीं किया है कभी तो कभी आप सैलून में गए बाल कटाने, तो वहां जाके ट्राई करो, वहां पे जो दर्पण लगे होते हैं ना उसमें आपका जो चेहरा है जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, जो कान आंख दांत के डॉक्टर हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर उपकरणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि देखो आप नीचे वाले फोटो में देख सकते हो कि वो लड़का है, उसने अपना हाथ आईने में देखा तो उसका हाथ जितना बड़ा उसका हाथ है उससे ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इतना ही तो चम्मच के कभी चम्मच के आगे अपना चेहरा देख के देखो, आपका चेहरा जितना बड़ा है ऐसा लगेगा कि उससे भी बड़ा आपका चेहरा दिखाई देगा उसमें। ठीक है, तो सौर उपकरणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर उपकरण में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको एकत्रित करना होता है एक बिंदु पर। तो अवतल दर्पण क्या करता है? सारी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है जिससे वहां पे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जो सौर उपकरण है उनमें क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांत का डॉक्टर, ये फोटो आप देख सकते हो कि जो डॉक्टर होता है वो दांत में कुछ आपके मतलब कहाँ प्रॉब्लम है
कुछ होल वगैरह तो नहीं है, कहाँ कीड़े लगे हैं, वो सब देखने के लिए ऐसे मिरर्स का उपयोग करता है। ओके, इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपने देखा रहेगा, कभी भी अगर आप रात को सड़क से गुजरो तो आप लैंप पोस्ट देखो, जो बिजली के खंभे लगे होते हैं ना, उनको देखो। तो अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो जो बल्ब लगा होता है ना, उससे आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा कि वो उत्तल दर्पण कैसे प्रकाशीय किरणों को परावर्तित करके कैसे फेंक रहा है, जितना बड़ा है उससे ज्यादा प्रकाशीय किरणों का प्रसरण हो रहा है। तो होता है रास्ते के जो बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं ना बिजली के खंभों के ऊपर, उन सब के अंदर उत्तल दर्पण लगा होता है ताकि वो प्रकाश को फैला सके, यानी कि एक अगर बिजली का खंभा लगाया है तो उसकी रोशनी काफी दूर तक जा सके। टेबल लैंप जो होते हैं उन सब में उत्तल दर्पण लगा होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप यानी कि बहुत दूर की कोई चीज देखनी है ना, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लासेस जो होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आपके पास कि अवतल दर्पण के गुणधर्म क्या है और उसके उपयोग क्या है। तो जैसा कि आपको बताया, केश कर्तनालय में, ठीक है, केश कर्तनालय में दांतों का जो दवा खाना है, वहां पे जो डॉक्टर होते हैं या फिर जो बार्बर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण के ध्रुव और नाभि के बीच वस्तु के रहने पर वस्तु का सीधा, आभासी और अधिक बड़ा प्राप्त होता है। बैटरी के वाहनों और लाइट में प्रकाश स्रोत को नाभि के पास रखने पर प्रकाश का समांतर पुंज प्राप्त होता है। जो बैटरी होते हैं, वाहन की हेडलाइट, उन सब में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फ्लड लाइट्स, प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से थोड़ा परे रखने पर तीव्र प्रकाश का पुंज प्राप्त होता है। विविध सौर उपकरण, अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य किरणें नाभीय प्रतल में एकत्रित होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छा उपयोग है अवतल दर्पण का, जो सौर उपकरणों में किया जाता है। आजकल तो सौर कुकर होते हैं, सौर तापमापी होता है, और ऐसे बहुत सारे सौर हीटर होता है, ऊष्मक जिसको बोलते हैं, सौर ऊष्मक, जैसे पानी, जैसे आपके घर में हीटर लगा होता है के लिए, वैसे ही सौर ऊष्मक भी होता है बच्चों। तो ये बहुत, बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छी खोज है कि अवतल दर्पण का उपयोग करके हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके ऐसे उपकरण बना रहे हैं जहाँ पे बिजली का उपयोग नहीं होता है, बिजली की बचत होती है और हमारा काम भी निकल जाता है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो बहुत सारे बड़े-बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं मुंबई में भी, जहाँ पे सौर प्लेट्स लगाते हैं, और वो सौर प्लेट क्या करते हैं, दिन में जितनी भी धूप होती है, उससे बिजली बन रहा है। ठीक है, इतना ही नहीं, कभी आप अगर अंधेरी स्टेशन से रोड की तरफ जाओ ना, तो वहां पे बिजली के खंभे लगे हुए हैं, और हर बिजली के खंभे के ऊपर एक छोटा सा ना सोलार प्लेट बोलते हैं उसको, सौर प्लेट लगी हुई है। वो क्या करता है, उस प्लेट की वजह से क्या होता है, सूर्य की किरणों को वो जमा करके अपने, उसका रूपांतरण है बिजली में करता है, और रात के समय उसी ऊर्जा का के उपयोग से वो लैंप पोस्ट जलते हैं। तो सोचिए कितना अच्छा है कि पूरी सड़क पर रोशनी रहेगी, और एक्चुअल में जो बिजली होती है उसकी भी बचत हो रही है। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग करके अब वो लाइट्स जल रही हैं। तो एक ऐसा, सूर्य एक ऐसा है, ऊर्जा का एक ऐसा माध्यम है जो अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो बहुत अच्छा उपयोग है अवतल दर्पण का, जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके बहुत सारे हमारे काम निकाले जा रहे हैं, या ऐसे उपकरण बनाए जा रहे हैं जिसमें बिजली का उपयोग ना हो और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। उत्तल दर्पण, गाड़ियों के दाईं और बाईं ओर लगाए गए जो दर्पण होते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। कहीं कहीं देखेंगे बड़े बड़े उत्तल दर्पण चौराहे पर भी लगाए जाते हैं, ताकि जो अगर ये शायद इंडिया में नहीं है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये चौराहे पर जो रेड वाला है, पहली वाली अगर आपको इमेज दिख, एक ही बहुत बड़ा कांच लगा देते हैं चौराहे पर। ठीक है, तो अगर आप उस एक कांच में देख लो ना, तो बहुत सारी गाड़ियों का छोटा छोटा प्रतिबिंब हमको दिखाई दे जाता है। तो कितनी ट्रैफिक है रोड पर, उसका एक अंदाजा ट्रैफिक पुलिस को या फिर लोगों को हो जाता है कि कितनी सारी गाड़ियां हैं। इतना ही नहीं, आजकल ये जो ऐसे दर्पण है ना, वो मॉल्स में भी लगाए जाते हैं।
मॉल में लोगों का घनापन कितना है, लोग हैं या कम लोग हैं, सिर्फ एक मिरर पर ऊपर की तरफ देख के मालूम पड़ जाएगा। या फिर किस तरफ ज्यादा लोग हैं और किस तरफ कम लोग हैं, वो मालूम पड़ जाएगा वो देख करके। ठीक है, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उसके बाद ये आपको पता होनी चाहिए कार्टेशियन चिन्ह संकेत, यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु की दूरी माप रहे हैं या फिर प्रतिबिंब की दूरी माप रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि धनात्मक और ऋणात्मक किस तरह से होगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कभी ग्राफ प्लॉट किया होगा, देखा है आपने, हम एक्स अक्ष बनाते हैं और वाई अक्ष बनाते हैं, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उसको हम 0 0 लेते हैं, बराबर। तो ये आपका 0 0 वाला पॉइंट है। कौन सा? ये वाला पॉइंट जो है आपका 0 0 वाला है। सबको पता है कि एक्स अक्ष पर अगर हम जाते हैं, इस तरफ आप जाओ दाईं ओर, तो जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, यानी कि आप उत्तल दर्पण में जब इस तरफ जाओगे ना, तो उत्तल दर्पण की के प्रतिबिंब की जो दूरी होगी कहाँ से, इस बिंदु से, वो हमेशा धनात्मक आएगी। ठीक है, और आपको पता है कि वाई अक्ष पे भी यहाँ की जो दूरियां होती है वो सब धनात्मक होती हैं, +1 +2 +5 +6। ऊपर ऊपर जाओगे वाई अक्ष पे तो जो ऊर्ध्व दूरी होती है, यानी कि जैसे उत्तल दर्पण का अगर आपको याद होगा, वो आदमी यहाँ पे खड़ा था, ठीक है ना, आदमी यहाँ पे खड़ा था, तो यानी कि अगर मैंने आदमी की ऊंचाई ली, वो धनात्मक में आएगी क्योंकि वो दूरी यहाँ से नापी जाएगी। ठीक है, तो जो ऊर्ध्व दूरी होती है, ऊपर की तरफ दूरी होती है, वो धनात्मक होती है। लेकिन अगर मैंने इस मुख्य अक्ष से उस व्यक्ति की दूरी तय की, तो वो ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पे जो इस तरफ यानी कि बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं, वो ऋणात्मक होती हैं। पता है ना सबको? यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है, वो -1 होता है, -2 होता है। तो इस तरफ की जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है, यानी कि जो बाईं ओर की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। कहाँ पर? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे जो दाईं ओर की दूरी होगी वो क्या होगी, वो धनात्मक होगी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी हम कहाँ से नाप रहे हैं? ठीक है, एक्स अक्ष के दाईं ओर नाप रहे हैं या फिर एक्स अक्ष के बाईं ओर नाप रहे हैं? अगर एक्स अक्ष के दाईं ओर आपने नापा तो दूरियां धनात्मक होंगी। एक्स अक्ष के अगर आप बाईं की तरफ गए, बाईं ओर की तरफ गए, तो जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, वैसे ही अगर आपने ऊर्ध्व दूरी मापी यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो वो जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी। अगर अधो दूरी आपने मापी, यानी कि आपको पता है कि वाई अक्ष पे नीचे की तरफ आओ, तो -1 -2 नीचे की तरफ जाता है, तो जितनी भी अधो दूरियां होंगी ना वो धनात्मक होगी। तो वस्तु कहाँ पर है, कहाँ बन रहा है, उसके हिसाब से ये प्लस और माइनस माप करके हम जो है वो, ठीक है, तो इसको कहते क्या है, इसे कहते हैं कांतीय चिन्ह परिपाटी। दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु मतलब जहाँ पे आपका दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे को, उस बिंदु को हम 0 0 लेते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति एक्स अक्ष से लिया जाता है। चिन्ह परिपाटी निम्नानुसार है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये रूल है, ये नियम है कि वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर ही रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, और हम सब दूरी कहाँ से मापते हैं? दर्पण के ध्रुव से, यानी कि जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कौन? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वहीं से हम सारी दूरी मापते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर आपका वाई अक्ष आ गया, तो वहां पे जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर मापी गई दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का जो नाभ्यंतर है वो धनात्मक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट क्लास में गए, 10वीं में गए, तो वहां भी बहुत कुछ है इसके बारे में। तो बच्चों, पहली चीज, अवतल दर्पण का नाभ्यंतर ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि अवतल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की तरफ ही बनता है, यानी कि बाईं ओर ही बनेगा। बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए अवतल दर्पण का जो नाभ्यंतर होता है वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का जो नाभ्यंतर है वो धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है,
यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बनता है, इसलिए उसका जो नाभ्यंतर है वो धनात्मक होता है। बहुत बार जो रिक्त स्थान है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण का नाभ्यंतर क्या होता है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का नाभ्यंतर क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो जो दर्पण का सूत्र मतलब पता है वो क्या होता है कि दर्पण का नाभ्यंतर क्या है, यानी कि अगर हमने वस्तु को एक निश्चित दूरी पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो इस सूत्र से मालूम पड़ता है, उसी को हम कहते हैं दर्पण का सूत्र। पहले आप देख लो, सूत्र तो यही है जो डब्बे में डाला है ना ऑरेंज कलर में, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको कहते हैं दर्पण का सूत्र। अब u क्या है इसमें, u है वस्तु की ध्रुव से दूरी, यानी कि वस्तु को कितनी दूर रखा है हमने ध्रुव से, उसको हम कहते हैं u। तो u का अर्थ है वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, v क्या होता है, v है प्रतिबिंब से दूरी, जो प्रतिबिंब बना है ध्रुव से कितनी दूर बना है, तो उसको हम कहते हैं v। ठीक है, जैसे वो छोटा वाला आदमी जो पीछे बना था, तो जब हम लोग ध्रुव से नापेंगे तो वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनी है उसको हम लेते हैं v, और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और नाभ्यंतर के बीच के संबंध को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, तो ये जो सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या देता है हमको, तीनों में एक रिलेशन देता है, वस्तु की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है और नाभ्यंतर कितना है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कोई भी दो फैक्टर पता है तो आप तीसरा कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपको सिर्फ पता है कि जो भी आपने दर्पण लिया है उसका नाभ्यंतर क्या है, ठीक है, और आपको ये मिल गया कि आपने वस्तु ध्रुव से कितनी दूर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी कि v कितना होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आता है, कम से कम मान रख के भी आपने छोड़ दिया तो आपको एग्जामिनर डेफिनेटली मार्क्स देगा। ठीक है, पर पता होना चाहिए आपको u क्या है, v क्या है, f क्या है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, नाभ्यंतर। u क्या होता है, प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गोलीय दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन। बच्चों, आवर्धन का मतलब क्या होता है कि वो जो दर्पण है वो वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बड़ा कर रहा है या फिर कितना मैग्निफाई कर सकता है, जिसको देख अगर कोई भाषा में बोल तो देखते हैं जूम करते हैं हम फोटो को, तो एक छोटी सी फोटो को हम कितना जूम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वो जो दर्पण है वो कितना बड़ा दिखा सकता है, उसको हम कहते हैं उसका आवर्धन, मैग्निफिकेशन। एम किस लिए आया है, मैग्निफिकेशन की वजह से। तो गोलीय दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन कैपिटल एम से दिखाते हैं इसको हम, और उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो गोलीय दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई का h2 और वस्तु की ऊंचाई से h1 होने वाले अनुपात द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि जो वस्तु की फोटो है वो कितनी बड़ी बनी है, और वस्तु की एक्चुअल ऊंचाई कितनी है उसको बोलते हैं h1। देखो बच्चों, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। जैसे अगर आपकी कोई एक्चुअली अगर आपकी हाइट 5 फुट है और समझो कि मैंने कैमरे से आपकी फोटो निकाली तो एक छोटा सा फोटो दिखाई देता है ना, हमारा कैमरा इतना बड़ा ही होता है, तो जो उसमें आपकी हाइट आएगी और जो एक्चुअल हाइट है आपकी वो दोनों डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ समझा के था कि वस्तु की क्या मतलब है, ऊंचाई मतलब कि एक्चुअली वस्तु है लंबाई कितनी है। ठीक है, और उसके प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है। तो h2 जो h1 होगा वो ये बताएगा कि आवर्धन कितना हुआ है, यानी कि वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है उस चीज को। ठीक है, देखिए जैसे अगर अभी हमने बोला कि अवतल दर्पण में बड़ा फोटो दिखाई देता है, ठीक, तो हमारे दांतों में जो होल होता है वो बहुत छोटा सा होता है ना, लेकिन जब अवतल दर्पण में देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है। तो जो वस्तु की का जो छोटापन है और जो उसके प्रतिबिंब का बड़ापन है वो समझ में आना चाहिए आपको। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि h2 बटे h1।
तो आवर्धन का सूत्र क्या है? H2/H1। और इस आधार पे हम सिद्ध कर सकते हैं कि m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है -v/u। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, v क्या है? v है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो ध्रुव से कितनी दूर है, वो v होता है। u क्या होता है? वस्तु की ध्रुव से दूरी, यानी कि जो हमने वस्तु रखी है वो ध्रुव से कितनी दूर रखी है, उसको हम कहते हैं u। तो अगर आपको वो दूरी भी पता है तो आपको मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन प्राप्त हो जाएगा। तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर रखी जाने के कारण जो वस्तु की ऊंचाई है वो हमेशा धनात्मक होती है। ध्यान में रखना, जो वस्तु की ऊंचाई है वो हमेशा धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि नियम ही है कि दर्पण का लेते समय, दर्पण की दूरी लेते समय वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। अगर वस्तु को हमेशा बाईं रखा जाएगा तो धनात्मक ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर बाईं तरफ नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। प्रतिबिंब आभासी होने पर उसकी ऊंचाई धनात्मक होती है, परंतु वास्तविक बिंब के लिए ऊंचाई आभासी। बच्चों याद आया? उत्तल दर्पण, आदमी का फोटो, हंसता हुआ चेहरा, उसका प्रतिबिंब जो था वो आभासी था। जो ऊपर है वो धनात्मक होगी, इसलिए प्रतिबिंब आभासी होने पर उसकी ऊंचाई धनात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उसकी ऊंचाई जो है वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के केस में अगर आपने पढ़ा होगा तो जो वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है वो वस्तु की तरफ ही मिलता है और नीचे की तरफ मिलता है। अगर वस्तु की तरफ ही मिलेगा, नीचे तरफ मिलेगा, निचला वाला हिस्सा मिलेगा, ठीक है, इसलिए वो ऋणात्मक रहेगी। कार्तीय परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इस कारण जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा उसको दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर तरफ मतलब वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।